So, what is this demand for money or the liquidity preference theory given by Keynes, right? So earlier, the classicals and then the neoclassicals also have said about the demand for money, why people will demand money or why people want to keep it in the form of cash holdings with them, right? So Keynes ने फर्दर उस पे और एडिशन करते हुए कि डिमांड फॉर मनी किस लिए किया जाता है, अपनी किताब जो जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी 1936 में जो पब्लिश हुई थी उसमें अपनी इस थियोरी को दिया था, राइट? सो what is demand for money? Demand for money is nothing but the wealth, right? From the total wealth, how much individuals wants to keep it in the form of cash or currency form, right? Or in liquid form during a given period of time. That is demand for money in general, right? सो इसी को हम लोग यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग लिक्विड फॉर्म में उस पैसे को अपने पास रखना चाहे. लिक्विड का मतलब कि जो कि इजीली ट्रेडेबल हो, इजीली ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल हो, वो मोड ऑफ जो मनी है दैट इज नोन एज द लिक्विड asset or the liquid form of wealth, right? So demand for money is something which is related to the level of income. It will depend upon the level of income, it will depend upon the rate of interest, right? And how much people wish to hold it in the form of cash, है ना? कितना लोग अपने पास कैश होल्डिंग रखना चाहते हैं, दैट इज डिमांड फॉर मनी, राइट? सो देर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द डिमांड फॉर मनी. जैसे कि क्लासिकल्स के अगर हम लोग को रेफर करें तो वहां पे जो फिशर ने जो इक्वेशन दिया है दैट इज एम बी इज इक्वल टू पी टी, हम लोग पढ़ चुके हैं. तो इट शोज कि जो डिमांड फॉर मनी है दैट इज ओनली मेड फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पज, क्योंकि फिशर के अकॉर्डिंग मनी ओनली हैज वन फंक्शन टू परफॉर्म दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से ही मनी का जो वजूद है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल approach. So that is the reason. So it is only demand, it is considered, we can conclude ki classicals ke according demand for money is only for transaction motive, right? Then neoclassicals ने further उसमें एक और फंक्शन में मनी के एडिशन किया और बोला कि मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन भी होता है. दैट इज द रीजन दे सेड कि इट इज डिमांड फॉर मनी इज समथिंग पीपल विश टू होल्ड इट इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट? कैश होल्डिंग्स जो अपनी पार्ट ऑफ इनकम में से कैश होल्डिंग्स जो अपने पास रखना चाहते हैं या पार्ट ऑफ वेल्थ में से अपना जो लिक्विड फॉर्म में वेल्थ को रखना चाहते हैं, दैट इज neoclassicals viewpoint regarding the demand for money. So it is made according to them क्योंकि it has a store of value function, so that लोग अपने पास कैश होल्डिंग इसलिए रख रहे हैं ताकि प्रेजेंट ट्रांजेक्शन को मीट आउट कर सके और उसके साथ साथ फ्यूचर में होने वाले ट्रांजेक्शंस को भी मीट आउट कर सके, क्योंकि इट इज एन असेट जो कि आगे फर्दर भी उनको काम आ सकता है फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज फ्यूचर में भी. कीपिंग दैट इन माइंड, सो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यू क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी है दैट इज डन फॉर टू पर्पजेस मेनली, जो कि प्रिकॉशनरी एंड ट्रांजेक्शन मोटिव होता है. बट कीन्स का व्यू पॉइंट में एक फर्दर एडिशन करते हुए कीन्स ने बोला जो डिमांड फॉर मनी है वो सिर्फ इसके लिए नहीं किया जाता ट्रांजैक्शन या प्रिकॉशनरी के लिए, बल्कि क्योंकि उसका स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन भी है और एक एसेट फंक्शन जो परफॉर्म करता है मनी जो है उसके अकॉर्डिंग मनी को हम लोग फर्दर फ्यूचर में इनकम जनरेशन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं एज एन एसेट. उसको हम लोग फ्यूचर इनकम जनरेशन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं. सो उसने यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव मोटिव डिमांड फॉर मनी को ऐड किया इन द डिमांड फॉर मनी. सो इस कीन्स के अकॉर्डिंग तीन पर्पसेस के लिए जनरली जो है डिमांड फॉर मनी होती है, दैट इज फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव, राइट? उसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे. देन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न और द मॉनिटरिस्ट, उनके अकॉर्डिंग जो मनी डिमांड फॉर मनी है इट इज लाइक अ कंज्यूमर ड्यूरेबल, राइट? मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया, हम लोग फ्रीडमैन का व्यू पॉइंट पढ़ चुके हैं, फ्रीडमैन का अप्रोच पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग दी डिमांड फॉर मनी, राइट? सो इट अ कंज्यूमर, ही कंसीडर्ड मनी एज ए कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो कि बहुत एज ए कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है एज एन एसेट
वो फंक्शन करता है. सो दैट इज नाउ हु हैज अनम्यूटेड, प्लीज अपने आप को म्यूट करो भाई पहले. सो उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी है, somebody हैज अनम्यूटेड, मैं बार बार बोल रही हूं. सो मॉनेटरीज के अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी है वो सिर्फ इनकम लेवल या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स, राइट, like the ratio of non-human to human wealth. There are habits and taste and preferences of people, right? There are total wealth, it will depend upon the total wealth, it will depend upon the permanent income. ये सारे नए concepts जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, right? So there are various other factors on which according to monetarist demand for money depends, right? So ये तो है different viewpoints of different economists on demand for money, right? And why demand for money is being made, and what are the factors on which the demand for money will depend, right? So liquidity preference theory of interest पे आते हैं, जो कि जेएम कीन्स की थियरी है, right? And it is generally a theory of interest. Earlier जब classicals ने theory दी थी interest की, they said that interest is determined by the real variables, जैसे कि saving और investment तय करते हैं, but Keynes ने उसको refute किया, और इसकी theory is an indeterminate theory, because वहाँ पे क्योंकि according to classicals जो है सेविंग और निवेश तय करेंगी, जहाँ पे वो इंटरसेक्शन पे होगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है. बट जो सेविंग है अकॉर्डिंग टू कीन्स will depend upon the level of income. So first of all we should know the level of income, and again level of income should be dependent upon the initial investment, है ना. initial investment के बाद जो autonomous investment होता है, उसके बाद multiplier process से induced investment होता है, which is again dependent on the rate of interest and marginal efficiency of capital. So rate of interest should be known first, right, to know that level of saving, right? So that is the reason ये जो है कीन्स के अकॉर्डिंग थियोरी जो है इनडिटर्मिनेट थियोरी है, राइट. सो उसने फिर ये नई थियोरी अपनी दी है, एंड ही सेड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज समथिंग विच इज डिटर्मिन्ड बाय totally by the monetary factors, and demand for money and supply of money will determine, right, will purely determine the rate of interest. It will depend upon the demand for money and supply of money. Rate of interest क्या होगा, right? And it is a price for money according to Keynes. It is a price for money. और यहाँ पे liquidity जो preference theory of interest of Keynes के according जो rate of interest है, it is something which is a reward for parting with that liquidity, है ना. आप अपने पास लिक्विडिटी से अपने आप को दूर कर रहे हैं. मतलब आज मेरे पास 100 रुपए है, राइट, मैं चाह रही हूँ कि वो 100 रुपए मैं अपने पास ही रख दूं, राइट, बट बैंक में मुझे उस पर 10% ब्याज मिल रहा है, तो उसको मैं एक साल रख के 110 रुपए अर्न कर सकती हूँ, मतलब कि 10 रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर सकती हूँ 100 रुपए पे. तो अगर मुझे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरगो करना है, राइट, फॉरगो करना है, मतलब कि मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 10 रुपए, मेरे 100 रुपए अपने पास रखने के, वो दैट इज 10 रुपए इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाउ, राइट. सो मैं क्या करूंगी, मैं अगर बैंक को दे देती हूँ तो वो मेरे लिए रिवॉर्ड है, पार्टिंग विद द लीग. अगर मैं 100 रुपए है तो मैं अपनी इच्छा से, मेरे को जब चाहे, कल चाहे या 2 महीने बाद चाहे, मैं उसको खर्च कर सकती हूँ. बट अगर मैं बैंक के पास दूंगी तो आई हैव टू फॉरगो दैट लिक्विडिटी ऑफ 100 रुपीज, राइट. सो इट इज a reward for parting with the liquidity, right, rate of interest according to Keynes, right. So supply of money according to Keynes is something that is determined by an exogenous factor, जो कि एक central bank और the monetary authority of the economy होती है. So क्योंकि ये exogenous factors से determined है, so और एक given point of time में ये stable और constant रहता है, राइट. मनी इन सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं लिया है हमने, सिर्फ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट लिया है, फ्लो कॉन्सेप्ट को नहीं लिया है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को हमने यहाँ नहीं लिया है. सो इट इंक्लूड्स कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स प्लस द बैंक डिपॉजिट्स, राइट. बैंक डिपॉजिट्स और करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो है is the supply of money here, which is given at a point of time, which is a stock concept here. So it plays a passive role in interest rate determinant because it is given during, क्योंकि कीन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड को ही स्टडी करता है कीन्स, है ना. अकॉर्डिंग टू कीन्स वी नो दैट in the long run we all are dead, so
he considered कि we should study or analyze the short run problems, right? So short run में supply of money will more or less remain constant, so it plays a passive role in interest rate determination. इसका कोई active role नहीं होता, जबकि demand for money या liquidity preference plays an active role in determining equilibrium rate of interest in this theory of liquidity preference, right? So demand for money मैंने बताया, right? Demand for money is not borrowing, right? जैसे कि हम मेरे को आज पैसे चाहिए, मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, मुझे कुछ एजुकेशन के लिए चाहिए, ठीक है, या मेरे को 10,000 रुपए का लोन चाहिए किसी और पर्पस के लिए, या 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, है ना, किसी बीज खरीदने हैं मुझे, या कोई फर्टिलाइजर खरीदना है, इसलिए, राइट? सो दैट इज नॉट डिमांड फॉर मनी. यहाँ पे डिमांड फॉर मनी का मतलब जो लिक्विड फॉर्म में अपने पास हम लोग वेल्थ को रखना चाहते हैं, दैट इज डिमांड फॉर मनी हियर, राइट? सो लिक्विडिटी मतलब कि विदाउट ईज हम लोग अपने एसेट को चेंज कर सकते हैं, ट्रांजेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, उसको एज अ मीन्स यूज करके, दैट इज लिक्विडिटी, राइट? सो कीन्स ने यहाँ पे 3 मोटिव्स बताए हैं डिमांड फॉर मनी के: ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव. ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है? सो डे टू डे, डेली के दिनचर्या के लिए दूध, ब्रेड, आटा, चावल जो लेना है उसके लिए आप अपने पास कैश होल्डिंग रखते हैं. प्रिकॉशनरी मोटिव, आपकी कहीं इन फ्यूचर कोई अनहोनी ना हो जाए, राइट? मेरी जॉब लॉस ना हो जाए, कहीं मेरे जमीन में जो फसल उगी है वो बाढ़ आके तबाह ना हो जाए, राइट? या इस बार रेनफॉल ना होने से मेरी फसल ना उगे, राइट? या कोई कोई किसी को फैमिली में कुछ मेजर मिसहैपनिंग हो जाए, इस तरह की चीजों के लिए आप अपने पास पैसे बचा के रखते हैं. सो ये जो दोनों पर्पसेस है, इनके लिए पैसा जितना आप रखेंगे अपने पास, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इन दोनों पर्पसेस के लिए रहेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. आय पे निर्भर करेगी कि कितना पोर्शन ऑफ मनी आप अपने पास, वेल्थ, आपका टोटल वेल्थ को आप अपने पास कैश होल्डिंग के रूप में रखते हैं. लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपका कितना रहेगा इन दो पर्पसेस के लिए विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, राइट? एंड तीसरा मोटिव, राइट, इज द स्पेक्युलेटिव मोटिव. यहाँ पे आप अपने पास लिक्विडिटी इसलिए रख रहे हैं ताकि फ्यूचर में रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल लीजिए या रेट ऑफ रिटर्न, उसमें परिवर्तन होने वाले चीजों के लिए आप अपने पास लिक्विडिटी रख रहे हैं ताकि उनसे आप अर्निंग कर सकें, उस वेल्थ से आप अर्निंग कर सकें, राइट? सपोज मैंने आज 10,000 रुपए अपने पास रख दी, आपको लगा कि 10,000 रुपए अपने पास रखना ज्यादा बेटर है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है और बॉन्ड प्राइसेस बहुत महंगे हैं, तो अपने पास रखेंगे, है ना? मैंने बताया आपको बॉन्ड प्राइसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनडायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड, दोनों तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, बॉन्ड प्राइसेस कम, बॉन्ड प्राइसेस ज्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, इस तरह से, राइट? सो आप बॉन्ड बहुत महंगे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, आप अपने पास बोलेंगे 10,000 रुपए मैं अपने पास रख लेता हूँ फिलहाल. इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि ये 10,000 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस पे मुझे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी 5 से 10% बढ़ने वाला है. सो इन दैट केस आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम हो जाएगी. आप क्या करेंगे, वहां पे उस पैसे को निवेश कर देंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे, बॉन्ड सस्ती होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ना, तो आप बॉन्ड खरीद लेंगे. और जब आपको लगेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है ना, और बॉन्ड प्राइसेस महंगे हैं, तो आप फिर से अपने पास लिक्विड होल्डिंग ज्यादा करेंगे. सो दैट इज स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी, राइट? आई होप आपको समझ आ गया. सो इसको डायग्रामेटिकली अगर हम लोग समझें वन बाय वन डिफरेंट मोटिव्स फॉर डिमांड फॉर मनी को, सो डिमांड फॉर मनी फॉर लिक्विडिटी, फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव एंड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, राइट, is the function of income. That means here the dependent factor is these two. ये दोनों डिपेंड किस पे करेंगे, on this level of income पे. आय बढ़ेगी, इन दोनों पर्पसेस के लिए डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, राइट? और आय घटेगी तो इन दोनों पर्पसेस के लिए डिमांड फॉर मनी आपका कम हो जाएगा, राइट? और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका कैसा रिलेशन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका एक परफेक्टली इनइलास्टिक रिलेशन है. दैट इज द रीजन, अगर हम लोग ये कर्व को देखें, दैट इज द कर्व फॉर ट्रांजैक्शन एंड डिमांड एंड प्रिकॉशनरी मोटिव डिमांड फॉर मनी. और यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, सो इंटरेस्ट के साथ इसका कोई संबंध नहीं है. इंटरेस्ट घटता है तो भी ये कांस्टेंट है, बढ़ता है तो भी ये कांस्टेंट है,
राइट, इट इज हियर ओनली. सो इट विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. आई अगर यहाँ पे लिखा होता तो इट विल बी अ पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरह से, राइट. सो बट यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इंटरेस्ट रेट के साथ इसका रिलेशन बताया जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक, राइट. So that is the reason it is parallel, the curve is parallel to the OY axis, right. Moving on to the next demand for money. Next motive is speculative motive. So this is speculative money. Demand for speculative motive is डिपेंडेंट अपॉन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट. सॉरी, यहाँ पे डी आना था, ये एम डी आना था, ये मैंने एम एस गलती से लिख दिया है. सो डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. सो दिस आर represents the rate of interest. This is the demand for money for speculative purpose. Now it is interest elastic, dependent upon the interest level, right. If high and both are inversely related to each other. Interest rate और speculative demand for money are inversely, मतलब opposite direction में इसका relation है. That is why the curve is negatively sloping, not starting from here, right. So interest rate ज़्यादा है, demand for speculative motive कम है, क्योंकि आपको लगेगा interest rate ज़्यादा है, मैं अपना 10,000 बैंक में दे देती हूँ या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे देती हूँ, बॉन्ड उनसे ले लेती हूँ, राइट. और अगर आपको लगेगा कि ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, तो आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस या स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी. आप बोलेंगे इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो मैं अपने पास लिक्विडिटी ही मेंटेन करूँ. एंड दिस जोन, दिस इज द ए टू बी जोन, इज द लिक्विडिटी ट्रैप. लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, जिसपे आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर जो है जिसपे कि आपको लग रहा है कि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो मुझे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से बेटर है मैं अपने पास कैश होल्डिंग ही रखूं, राइट. सो दैट इज द लिक्विडिटी ट्रैप. आपको लग रहा है कि यहाँ पे बजाय कि मुझे यहाँ पे पैसे निवेश करने के इस बॉन्ड्स में या किसी भी और सिक्योरिटी में निवेश करने की बजाय जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसकी बजाय मैं इसको लिक्विड फॉर्म में अपने पास कैश होल्डिंग रखूं. सो दिस सिचुएशन इज like liquidity trap which is going parallel to the OX axis, right. so ये perfectly elastic curve हो जाता है. ऐसे में आपकी चाहे इंटरेस्ट रेट यहाँ से और ज्यादा घट ही नहीं सकते. दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इट शोज द सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, है ना, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जहाँ पे जो भी स्पेक्युलेटिव बैलेंसेस आपने रखे हैं उसको आप अपने पास कैश के फॉर्म में, दैट मीन्स करेंसी, जो भी करेंसी है रुपी या डॉलर, उसके फॉर्म में अपने पास इसको रखना चाहेंगे, बजाय कि उसको किसी इंटरेस्ट बियरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज उसमें निवेश करने की बजाय. दैट इज द लिक्विडिटी ट्रैप जोन, राइट. सो नेक्स्ट इज टोटल डिमांड फॉर मनी. हम लोगों ने यहाँ पे अब क्या किया है, तीनों डिमांड फॉर मनी को क्लब कर दिया है. सो वी हैव सीन जो डिमांड फॉर मनी है, इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम and it is a function of rate of interest. So यहाँ पे total demand for money is L1, मतलब यहाँ पे क्या लिया है L1 transaction and precautionary motive, जो कि level of income पे dependent है ना, और दोनों में एक positive relation है. and L2 जो है यहाँ पे speculative demand for money को represent कर रहा है, which is dependent upon the rate of interest, and दोनों में एक inverse relation, negative relation पाया जा रहा है, right. and सो यहाँ पे इसको कर्व के द्वारा हम लोग इसको करें, कर्व पर इन दोनों कर्व्स का समेशन करें. ये दोनों कर्व्स हम लोग पढ़ चुके हैं. L1 जो कि ट्रांजैक्शन है, प्रिकॉशनरी मोटिव डिमांड फॉर मनी जो कि इंटरेस्ट इनइलास्टिक है, तो इसीलिए एक पैरेलल टू द OY एक्सिस चलता है ये कर्व. एंड दूसरा स्पेक्युलेटिव के लिए हमने देखा, दिस इज गोइंग लाइक दिस, नेगेटिवली स्लोपिंग, राइट. सो ये आपका ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इससे पहले जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है आपका लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेशन कम होते जाता है, राइट. सो इट इज नेगेटिवली. इन दोनों का जोड़ अगर हम लोग करेंगे, राइट, ये पहला और ये दूसरा L1 एंड L2, इन दोनों का जो समेशन अगर हम लोग करेंगे, सो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, राइट. So this is the liquidity preference curve. This is the liquidity preference curve, right? ये ऊपर वाला, right? So that is the total demand for money. That liquidity preference is the this curve shows the total demand for money, right? So इन दोनों का ये summation है, ये वाला curve. Got it? So now coming to the rate of interest determination.
इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? वेयर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई, क्योंकि किंग्स ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड प्योरली ऑन द डिपेंडेंट अपॉन प्योरली ऑन मॉनेटरी फैक्टर्स, जो कि डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी है. एंड हमने देखा कि सप्लाई ऑफ मनी इन द शॉर्ट पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट, राइट, एट अ पॉइंट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो दैट इज द रीजन सप्लाई ऑफ मनी का कर्व ये Q1 is perfectly inelastic to the perfectly inelastic and parallel to the y-axis, right? And ये liquidity preference का कर्व अभी हमने जो ये देखा, so this is the demand for money curve, right? So ये demand for money curve हमने draw किया, तो यहाँ पे equilibrium यहाँ पे स्थापित हुआ at this E2 at OR rate of interest. So OR is the rate of interest which is being determined through the demand and supply forces of money, right? Demand for money and supply of money, right? So at higher rate of interest there is a gap, right? Demand for money कम हो जाती है क्योंकि आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लिक्विडिटी कम करेंगे, बट यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो जाता है. सो दैट इज द रीजन मार्केट फोर्सेस विल प्ले एक्ट लाइक सच कि यहाँ पे दोबारा से हम लोग इस इक्विलिब्रियम पहुंच जाएंगे. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कम होता है, अगेन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आपकी लिक्विडिटी होल्डिंग ज्यादा रहती है, कैश होल्डिंग ज्यादा रहती है, और सप्लाई ऑफ मनी कम होने के कारण ये जो गैप है, अगेन इट विल एक्ट लाइक in the situation, in the given situation कि दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट फोर्सेस जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर ले आएंगे वापस से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट. सो दिस इज हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग डिटरमिन्ड, और दिस इज नोन एज द मॉनेटरी इक्विलिब्रियम, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन इफ मनी सप्लाई चेंजेस और मनी डिमांड फॉर मनी चेंजेस, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व चेंजेस, और व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी कर्व चेंजेस. So first is when supply of money changes, what will happen to the rate of interest? So it will be again negatively related. जैसे जैसे supply of money बढ़ रहा है, आपका curve जो है वो right side को move करते जाएगा. So it was S1 M1 earlier, and the equilibrium is taking place at this OR1 rate of interest. जैसे ही money supply बढ़ता है to SM curve से, so आप ये parallelly shift होगा क्योंकि right, क्योंकि एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड है, मॉनेटरी अथॉरिटी डिसाइड कर रही है इसको, राइट. सो ये इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा डिटरमिन. सो क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, और मनी सप्लाई बढ़ती है तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है. गॉट इट? सो इट इज इनवर्सली रिलेटेड. देन चेंजेस इन मनी डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कर्व, सपोज अर्लियर इट वाज ये एल कर्व, राइट. सो द एट दिस OM जो डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी का कर्व है, इस यहाँ पे OR पे इक्विलिब्रियम हो रहा है. इफ डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस टू L1, ये ऊपर जाता है कर्व, सो इट शोज द इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी. सो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है क्योंकि आपने कैश होल्डिंग ज्यादा रखी, राइट. तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, राइट. सो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हियर, राइट. एंड इफ उसके साथ साथ सप्लाई ऑफ मनी भी श्रिंक होता है, राइट. श्रिंक होता है, डिमांड फॉर मनी बढ़ी बट सप्लाई ऑफ मनी घट गई, वो M से M1 हो गई. सो व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों ही एक बढ़ा है एक घटा है, इन दैट केस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हायर, राइट. मैंने बोला कम सप्लाई ऑफ मनी पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा सप्लाई ऑफ मनी पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो मनी सप्लाई घटा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, और क्योंकि डिमांड फॉर मनी के साथ इसका अगेन डायरेक्ट संबंध है, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन है. डिमांड फॉर मनी जितना बढ़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है. सो डिमांड फॉर मनी बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा. सो दोनों का इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है. गॉट इट? सो इस तरह से ये चलता है. एंड इफ डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट चेंज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड फॉर मनी बढ़ने पे ये OR1 से बढ़ता है, राइट. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस with the changes in money supply and money demand, and how it will affect the equilibrium rate of interest.